बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेस्टेड क्वांटिफायर्स। लेकिन इन केस अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले मेरी आप प्रीवियस वीडियोस को देख लें और फिर आप इस लेक्चर की तरफ मूव करें ताकि आप सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से समझ सकें। तो चलें अपने लेक्चर को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है नेस्टेड क्वांटिफायर्स। मैं आपको क्वांटिफायर्स अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेस्टेड क्वांटिफायर्स। तो नेस्टेड क्वांटिफायर्स के लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल सपोज करते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास एवरी रियल नंबर हैज़ इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इन्वर्स का मतलब है यहाँ पर एडिटिव इन्वर्स की बात हो रही है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो आपसे कह रहे हैं कि एवरी रियल नंबर्स हैज़ इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये है आपके पास एक प्रोपोजिशन। और लेट द डोमेन यू बी द रियल नंबर्स। सपोज करते हैं कि जो यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है आपके पास वो क्या है, आपके पास रियल नंबर्स हैं। देन द प्रॉपर्टी इज़ एक्सप्रेस। तो ये जो आपके पास जो ग्रीन से मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, इस स्टेटमेंट को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब ज़रा इसको समझ लेते हैं। जैसे कि आपको पहले बताया जा चुका है कि जो फॉर ऑल है ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर है और देयर एग्जिस्ट जो है वो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है। फॉर ऑल क्वांटिफायर के लिए यानी फॉर ऑल के लिए जो है वो हम एंड के सिंबल को यूज़ करते हैं, और देयर एग्जिस्ट के लिए हम जो है वो और के बूलियन कनेक्टिव्स को यूज़ करते हैं। एंड देन एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसका क्या मतलब है, यानी यहाँ जो वैल्यू लिखी है इसका मतलब ये है कि फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, यानी x के तमाम x के लिए आपके पास y एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी, y एग्जिस्ट करता होगा, यानी जब हम उसको उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करें तो इसका रिजल्ट आ जाए ज़ीरो। तो इसका मतलब है कि ये जो प्रोपोजिशन है आपके पास, ये आपके पास प्रोपोजिशन ट्रू हो जाएगी, यानी क्वांटिफाइड प्रोपोजिशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। तो इसमें कह रहे हैं कि एवरी रियल नंबर्स हैज़ इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो उसको मैथमेटिकली आप इस तरह लिख सकते हैं कि फॉर ऑल एक्स, तमाम के तमाम एक्स के लिए आपके पास जो है वो वाई एग्जिस्ट करता है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि एक्स प्लस वाई। सपोज़ कीजिए कि एक्स की वैल्यू 1 है, तो वाई की वैल्यू यहाँ पर क्या रखें, वाई की वैल्यू -1 होगी, तो 1 -1 कैंसिल हो जाएगा, आंसर 0। तो इसका मतलब है कि 1 के लिए -1 मौजूद है आपके पास। सिमिलरली 2 के लिए -2 मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल 3 के लिए -3 मौजूद है, जिससे इसका आंसर 0 के इक्वल आ रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि फॉर एवरी रियल नंबर्स हैज़ अ इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। इन द सेम थिंग फॉर ऑल एक्स क्यू ऑफ एक्स, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि सपोज़ करें कि वेयर क्यू ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट वाई पी ऑफ एक्स कोमा वाई। सपोज़ करें कि ये जो आपके पास जो 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 क्वान्टिफायर है, अगर इस क्वान्टिफायर को क्यू ऑफ एक्स सपोज कर लिया जाए तो उसको आप फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। वेयर पी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज़ एक्स प्लस, और ये जो आपके पास प्रेडिकेट स्टेटमेंट है वो है आपके पास एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है जी। तो चूँकि यहाँ पर एक से ज़्यादा क्वांटिफायर यूज़ किए गए, यानी यहाँ पर जो है वो दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, और यानी यहाँ पर आपके पास दो क्वांटिफायर्स यूज़ किए गए हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये नेस्टेड क्वांटिफायर्स हैं। तो नेस्टेड क्वांटिफायर्स कॉमनली अकर इन मैथमेटिक्स, डिटेल से पढ़ते हैं, इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस ऑल्दो द नेस्टेड क्वांटिफायर्स कैन बी सम टाइम भी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। बाज़ औक़ात क्या होता है कि नेस्टेड क्वांटिफायर्स जो होते हैं काफ़ी मुश्किल होते हैं उनको समझना, जैसे कि आगे चलकर मैं आपको एग्जांपल्स में बताता हूँ। अब एग्जांपल्स को हम कवर करते हैं। कहते हैं कि एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब आपने इस स्टेटमेंट को जो है वो प्रेडिकेट्स और क्वांटिफायर के थ्रू आपने इसको लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं, फॉर एवरी रियल नंबर्स, तो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं फॉर ऑल एक्स, यानी फॉर एवरी रियल नंबर्स, यानी यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स आपका जो है वो रियल नंबर है। तो आप लिख सकते हैं कि फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट ज़ीरो, आप इसको लिख सकते हैं एक्सेप्ट ज़ीरो। अच्छा, एक्सेप्ट ज़ीरो हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब ऑफ कोर्स कि यहाँ पर अगर आप नोट करें तो ये कंडीशनल सेंटेंस आपके पास हो गया है कि ज़ीरो के अलावा अगर ज़ीरो जो है वो इसके अंदर मौजूद नहीं है, देन बाकी नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। ज़ीरो के अलावा बाकी नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं कि x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लाइज दैट, यानी इफ़ आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी इफ़ एक्सेप्ट ज़ीरो देयर एग्जिस्ट y देन x डॉट वाई इज़ इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है कि इसका मतलब फॉर ऑल x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन अगर x ज़ीरो के बराबर नहीं होता तो इट मीन्स कि उसमें देयर एग्जिस्ट y, एक y एग्जिस्ट करता है तमाम के तमाम x के लिए जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी। तो आप इस स्टेटमेंट को इस तरह लिख सकते हैं। सिमिलरली एक एग्जांपल नंबर 3 है कि यहाँ पर आपके पास है x प्लस वाई एंड y प्लस एक्स और इक्वल टू है। एक्चुअली एक तरह की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो आप लिख सकते हैं फॉर ऑल x एंड फॉर ऑल y।
तो कम्यूटेटिव लॉ हो सकता है यहाँ पर। इसी तरीके से आप यहाँ पर 2-3 क्वांटिफायर्स यहाँ पर लगा सकते हैं, जैसे कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके पास, तो आप लिख सकते हैं कि फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल वाई, फॉर ऑल जी। तो यहाँ पर आप नोट करें कि एक से ज़्यादा क्वांटिफायर्स को यूज़ किया गया है, तो उसे हम कहते हैं नेस्टेड क्वांटिफायर्स। नेस्टेड हम इसको इसलिए भी कह रहे हैं कि जैसे मैंने भी आपको बताया, यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कि यहाँ पर ये जो फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट के ऊपर अप्लाई किया गया है। तो अगर आप देयर एग्जिस्ट वाली जो पूरी की पूरी जो आपके पास टर्म है, उसको अगर आप एक प्रेडिकेट क्यू ऑफ एक्स सपोज कर लें, तो इसका मतलब ये होगा कि ये भी एक क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है और उसके ऊपर दूसरी क्वांटिफायर अप्लाई किया गया है, तो इसीलिए हम उसको नेस्टेड क्वांटिफायर कहते हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस के अंदर नेस्टेड लूप। तो इसी तरह एक एग्जांपल है, वो एग्जांपल है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश स्टेटमेंट, और उसमें आपसे कहते हैं कि फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल वाई, इफ़ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो एंड वाई लेस देन ज़ीरो देन एक्स वाई लेस देन ज़ीरो। तो बहुत सिंपल है ये, जिसमें ये चीज़ यहाँ पर क्लियर भी है कि एक्स और वाई की तमाम वैल्यूज़ हैं आपके पास यहाँ पर, और आपसे कह रहे हैं कि x ग्रेटर देन ज़ीरो यानी x पॉजिटिव है एंड y लेस देन ज़ीरो, और y नेगेटिव, x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है। अगर ऐसा है आपके पास, देन इम्प्लाइज दैट कि x मल्टीप्लाई बाय y लेस देन ज़ीरो, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो लेस देन ज़ीरो होगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, वेयर द डोमेन ऑफ बोथ वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो इसका मतलब है कि फॉर एवरी रियल नंबर x एंड फॉर एवरी रियल नंबर y, इफ़ x ग्रेटर देन ज़ीरो एंड y लेस देन ज़ीरो देन x इंटू वाई लेस देन ज़ीरो। और सिंपली हम इसको कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ, और सिंपली हम इसको क्या कैसे लिख सकते हैं सिंपल वर्ड्स में, फॉर रियल नंबर्स x एंड y, इफ़ x इज़ पॉजिटिव एंड y इज़ नेगेटिव देन y इज़ नेगेटिव। और हम इसको सिंपली लिख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर एंड अ नेगेटिव रियल नंबर इज़ ऑलवेज नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है जी। तो इसी तरीके से हम जो है वो अपनी जो भी आपके पास स्टेटमेंट लिखी हुई है उस स्टेटमेंट को इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में कहते हैं कि इफ़ आर एक्स वाई जो है वो एक प्रेडिकेट फंक्शन है, और वो प्रेडिकेट फंक्शन डिफाइन किया जाता है कि एक्स रिलाइज अपॉन वाई। ठीक है जी। तो आपको कहते हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एम्बिगस इंग्लिश में आपने उसको जो है ना वो ट्रांसलेट करना है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इस तरह है कि फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई आर ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो इसका मतलब होता है कि एक्स की तमाम वैल्यूज़ के लिए आपके पास वाई एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी। जबकि यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि एक्स रिलाइज अपॉन वाई, एक्स जो है वो वाई पर रिलाई करता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको हम अपनी जो अनएम्बिगियस इंग्लिश है उसमें किस तरह लिख सकते हैं कि एवरी वन हैज़ सम वन टू रिलाई ऑन। ये जो है एवरी वन फॉर ऑल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं एवरी वन हैज़ देयर एग्जिस्ट वाई हैज़ सम वन, चूँकि देयर एग्जिस्ट वाई है तो फॉर सम वन टू रिलाई ऑन। ठीक है जी। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि हर एक पर भरोसा करने के लिए कोई ना कोई मौजूद है आपके पास। इसी तरीके से अगर हम लिखते हैं कि देयर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल एक्स आर ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो इसका मतलब है कि देयर एग्जिस्ट वाई का मतलब है कि देयर इज़ सम वन, यानी इसको आप सिंपली ये कर सकते हैं कि एक्स की वाई की आपके पास एक वैल्यू के लिए यहाँ पर एक्स की तमाम वैल्यूज़ हैं। ठीक है जी। इसका मतलब है कि देयर इज़ सम पुअर ओवर बर्डन, यानी एक बंदा आपके पास ऐसा है जिसके ऊपर तमाम लोग जो हैं वो रिलाई कर रहे हैं। शुड होम एवरी वन रिलाई अपॉन, राइट। जिस तरह घर के फादर होते हैं तो फादर पर जितने डिपेंडेंट होते हैं वो उन पर रिलाई कर रहे होते हैं, तो हम उसको यूँ कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट वन, यानी देयर इज़ सम पुअर ओवर बर्डन शुड होम एवरी वन रिलाई अपॉन। तो यहाँ पर ये तमाम लोग रिलाई कर रहे हैं किसके ऊपर, सिर्फ और सिर्फ एक बंदे के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि जैसे घर का जो फादर होते हैं उन पर तमाम उनके जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो उन पर रिलाई कर रहे होते हैं, तो उसको हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिमिलरली जो थर्ड आपके पास है वो लिखा हुआ है देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर ऑल वाई आर ऑफ एक्स कॉमा वाई, यानी इसमें हम ये कह सकते हैं कि देयर इज़ सम नीडी पर्सन हु रिलाई अपॉन एवरीबॉडी, यानी इसका मतलब है कि देयर एग्जिस्ट एक्स, यानी यहाँ पर देयर एग्जिस्ट एक्स का मतलब है कि एक आपके पास वैल्यू है फॉर ऑल वाई, यानी एक्स की एक वैल्यू है फॉर ऑल वाई। ठीक है जी। फॉर ऑल यानी फॉर ऑल वाई तमाम जो वाई है वो किस पर रिलाई कर रहे हैं, एक के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। देयर इज़ सम नीडी पर्सन, बल्कि आप इसको यूँ कर सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट एक्स, यानी एक आपके पास पर्सन है, देयर इज़ सम नीडी पर्सन हु रिलाइज अपॉन एवरीवन। जैसे बैगर्स होते हैं,
वो जो बैगर्स होते हैं वो बेसिकली जो वो काफ़ी नीडी पर्सनस होते हैं जो सबके ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं। तो आप इसको कर सकते हैं कि ये एक बेसिकली देयर एग्जिस्ट एक्स एक नीडी पर्सन है जो सबके ऊपर रिलाई कर रहा है। इसी तरीके से आप इसको भी लिख सकते हैं कि फॉर ऑल वाई देयर एग्जिस्ट एक्स आर ऑफ एक्स कॉमा वाई। आप इसको खुद रीड कीजिएगा और आप उसके लिए खुद कोई सेंटेंस बनाइएगा। इसमें हम लिख सकते हैं कि एवरी वन हैज़ सम वन हु रिलाइज अपॉन दैम। एवरी वन हैज़ सम वन हु रिलाइज अपॉन दैम। और सिमिलरली एक और सेंटेंस है, वो आप ये लिख सकते हैं कि फॉर ऑल एक्स एंड फॉर ऑल वाई आर ऑफ एक्स कॉमा वाई एवरी वन रिलाइज अपॉन एवरीबडी, यानी इंक्लूडिंग दैम सेल्फ। तो इस तरीके से आपके पास अगर नेस्टेड क्वांटिफायर्स मौजूद हों तो आप उसको इस तरीके से ऑर्डर कर सकते हैं या इस तरीके से आप उसको जो है वो सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अच्छा जी, अब हम चलते हैं कि ऑर्डर ऑफ क्वांटिफायर्स की तरफ। तो ऑर्डर ऑफ क्वांटिफायर्स का मतलब ये है कि क्वांटिफायर्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू ब्लॉक्स, यानी फॉर ऑल का एक ब्लॉक होगा, देयर एग्जिस्ट का ब्लॉक होगा, फॉर ऑल का ब्लॉक बना सकते हैं। ठीक है जी, तो ये बेसिकली ग्रुप्स में काम करते हैं। तो क्वांटिफायर्स कैन बी स्वाइप्ड इनसाइड द ब्लॉक बट नॉट बिटवीन द ब्लॉक। जो क्वांटिफायर्स हैं उनको अगर वो एक ही ब्लॉक है, यानी फॉर ऑल का एक ब्लॉक है, तो फॉर ऑल के ब्लॉक में आप उनको स्वाइप कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि देयर एग्जिस्ट में जो है वो देयर एग्जिस्ट की जगह फॉर ऑल आ जाए और फॉर ऑल की जगह देयर एग्जिस्ट आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। मिसाल के तौर पर let p of x comma y denote x plus y and y is equal to y plus x and u be the real numbers, then for all x for all y p of x comma y is equivalent to for all y for all x p of x। तो अगर यहाँ पर for all x and for all y p of x comma y लिखते हैं तो इसका बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा for all y for all x के लिए। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपके पास एक प्रेडिकेट है q of x comma y जो डिनोट करता है x plus y is equal to 0 and u be the real numbers हैं। तो अगर यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, अगर आप नोट करें तो यहाँ पर दो डिफरेंट ब्लॉक हैं, यानी एक फॉर ऑल की लिए बात की जा रही है और एक देयर एग्जिस्ट की बात की जा रही है। तो इसका जो सिंपल मतलब ये होता है कि एक्स की तमाम वैल्यूज़ के लिए आपके पास वाई एग्जिस्ट करते होंगे, विच इज़ ट्रू। इस प्रोपोजिशन के लिए ट्रू है कि फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं एक्स की वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू -1 एग्जिस्ट करती है, जिसका इसका रिजल्ट आ जाएगा 0। तो इसका मतलब होता है फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, एक्स की तमाम वैल्यूज़ के लिए वाई की वैल्यूज़ आपके पास एग्जिस्ट करती है, तो इट मीन्स ये ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों? इसका मतलब होगा कि वाई की एक सिंगल वैल्यू के लिए एक्स की तमाम वैल्यू इस प्रोपोजिशन को सेटिस्फाई करती हैं। मिसाल के तौर पर वाई की एक वैल्यू है 1, अब y की एक वैल्यू आपने यहाँ पर 1 लिखी है तो ऑफ कोर्स x की भी एक ही वैल्यू आपको मिलती है यहाँ पर -1, जिस पर ये प्रोपोजिशन सेटिस्फाई होती है। लेकिन इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग y की x की तमाम वैल्यूज़ को सेटिस्फाई कर रही होंगी, जो ये स्टेटमेंट को फॉल्स करती हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ आ गई कि ऑर्डर क्वांटिफायर्स के ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा जी, इसी तरीके से क्वांटिफिकेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, तो अगर हम दो वेरिएबल्स में क्वांटिफिकेशन लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? टू एस्टेब्लिश द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ मोर देन वन क्वांटिफायर टेक द एक्शन सजेस्टेड बाय द क्वांटिफायर एज बीइंग परफॉर्म्ड इन ऑर्डर इन विच द क्वांटिफायर अकर। सपोज कीजिए कि एक आपके पास एक सेट है x1 x2 और x3 तीन एलिमेंट हैं, और एक आपके पास सेट है b जिसके अंदर y1 और y2 दो एलिमेंट हैं, और ये जो प्रेडिकेट है p ऑफ x, y है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर 6 डिफरेंट देयर विल बी 6 पॉसिबल प्रेडिकेट्स p ऑफ 6 डिफरेंट प्रेडिकेट्स बन जाएंगे आपके पास, जैसे p ऑफ x1 y1 x1 y2 x2 y1 x2 y2 x3 y1 x3 y2, यहाँ पर ये 6 प्रेडिकेट्स बन सकते हैं और इसकी 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर फॉर ऑल x फॉर ऑल y p ऑफ x, y, ये कब ट्रू होगा? तो इसको इस तरह लिखा जा सकता है कि फॉर ऑल के लिए आपको पता है कि एंड के सिंबल को यूज़ किया जा सकता है, और यहाँ पर दोनों के दोनों जो क्वांटिफायर्स हैं वो फॉर ऑल के लिए हैं, तो यहाँ पर सारे एंड के सिंबल्स को यूज़ किया जाएगा। तो इस प्रोपोजिशन को ट्रू होने के लिए क्या चीज़ है कि तमाम जो वैल्यूज़ हैं उनका ट्रू होना ज़रूरी है। ठीक है जी, तो ऑल 6 प्रेडिकेट्स मस्ट बी ट्रू इफ़ ऑल द पेयर्स p ऑफ x, y ट्रू। तो ये आपके पास फॉर ऑल x एंड फॉर ऑल y इस वक्त ट्रू होगा जब आपके पास तमाम ये 6 पॉसिबल प्रेडिकेट्स जो हैं वो ट्रू हो जाए। और फॉल्स कब होगा? अगर इनमें से कोई एक भी फॉल्स हो जाए, क्योंकि यहाँ पर कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है? एंड ऑपरेटर। ठीक है जी। सिमिलरली इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर इस तरह लिखा है कि ऑल पेयर्स ट्रू देन फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल और वाई p ऑफ x, y इज ट्रू। एनी वन ऑफ पेयर फॉल्स देन
फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई पी ऑफ एक्स कॉमा वाई फॉल्स, तो इनमें से कोई एक अगर फॉल्स हो जाए तो वो फॉल्स हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद जो आपके पास सेकंड स्टेटमेंट है वो है आपके पास फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई पी ऑफ एक्स कॉमा वाई, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई पी ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो इसमें अगर इसको अगर आप बूलियन कनेक्शन से इसको कनेक्ट करेंगे तो इसको इस तरह लिखना होता है कि पहले देयर एग्जिस्ट को आप लिख दीजिए, तो देयर एग्जिस्ट के लिए आप जो है वो और यूज़ करते हैं और फिर फॉर ऑल को आप यूज़ करें। क्योंकि ये नेस्टेड क्वांटिफायर है तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्वांटिफिकेशन है ये पहले परफॉर्म होगी और फिर ये क्वांटिफायर इसके ऊपर अप्लाई होगा। तो पहले आपने, यानी अगर आप चाहें तो इसको यूँ लिख सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि ये जो Q ऑफ X, यानी ये जो Q ऑफ X कॉमा, ये जो Q ऑफ X है आपके पास, मिसाल के तौर पर आपने सपोज कर लिया कि वो एक आपके पास क्वांटिफायर है देयर एग्जिस्ट y p ऑफ x कॉमा y, ठीक है जी। या आप इसको Q ऑफ x ना लिखें, इसको आप Q ऑफ t लिख लें फॉर एग्जांपल, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो आपने ये पहले देखना होगा, ठीक है जी। तो ये पहले जो है आपने जो ब्रैकेट के इनसाइड है आपने उसको देखना होगा। तो पहले इस वाले क्वांटिफायर को आपने देखना होगा। तो इस क्वांटिफायर को कैसे है कि इसका क्या मतलब होगा इस क्वांटिफायर का, इसका मतलब ये है कि देयर एग्जिस्ट वाई पी ऑफ एक्स कोमा वाई, यानी यहाँ पर जो है वो और का सिंबल लगा होगा। तो इन सब के ऊपर पहले आप यूँ कर सकते हैं कि और अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। सिंपल करके आपको बता रहा हूँ, इन सब पर आप क्या कर सकते हैं, और अप्लाई कर लें। तो जब आप इन सब के ऊपर और अप्लाई करेंगे तो किसी एक का ट्रू होना ज़रूरी है, फिर उनके ऊपर आप फॉर ऑल अप्लाई कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। और अगर डायरेक्टली अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको ये लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट के लिए है तो पहले और लिख लें, फिर फॉर ऑल है तो यहाँ पर एंड लिख लें, फिर और, फिर एंड और फिर और फिर यहाँ पर अगर आपसे पूछा है कि ये स्टेटमेंट कब ट्रू होगी तो इसका मतलब है कि पहले और वाली वैल्यूज़ को आप चेक कर लीजिए और को। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों प्रेडिकेट्स के अंदर से एक वैल्यू अगर आपके पास ट्रू हो तो आपका आंसर ट्रू हो जाएगा। सिमिलरली इन दोनों के अंदर से एक वैल्यू ट्रू हो तो आपका आंसर ट्रू होगा, इन दोनों के अंदर से एक वैल्यू ट्रू हो तो इस पूरी प्रोपोजिशन का आंसर ट्रू हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 6 में से आपके पास 3 प्रेडिकेट्स ऐसे हैं जो अगर ट्रू हो जाएं तो आपका आंसर ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आपका आंसर फॉल्स होगा, यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है। Thus there will be a 3 predicates which must be true. That is, for every x there must be at least one y. तो इसका मतलब जैसे मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि तमाम के तमाम x के लिए एटलीस्ट एक आपके पास y मौजूद होना चाहिए। फॉर ऑल x देयर एग्जिस्ट y x, यानी y की x की तमाम वैल्यूज़ के लिए आपके पास कम से कम एक x जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, इसका ये मतलब होता है, ठीक है जी। सिमिलरली और ये जो है बाकी फॉल्स कब होगा, it will be false if there is one x in A for which p of x, y is false for every y in B, ठीक है जी। तो बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पर। सिमिलरली अगर आप ये देखें कि यहाँ पर अगर आप इस तरह लिखते हैं कि देयर एग्जिस्ट x फॉर ऑल y p of x, y टू बी ट्रू द फॉलोइंग मस्ट बी होल्ड। तो पहले आप फॉर ऑल के लिए लिखें तो यहाँ पर एंड लिखें, फिर देयर एग्जिस्ट को अप्लाई करें तो देयर एग्जिस्ट अप्लाई कर दें, तो एंड और एंड और वाले सिम्बल्स को हम यूज़ करेंगे। Thus there will be 2 predicates which must be true। तो यहाँ पर चूँकि दो जगह पर और है तो ये जो इनमें से एक ट्रू होना चाहिए आपको और इनमें से एक ट्रू होना चाहिए। तो अगर ये दोनों आपके पास ट्रू हो जाएं तो आपके पास ये जो कंप्लीट प्रोपोजिशन है, ये कंप्लीट प्रोपोजिशन आपके पास ट्रू हो जाएगी। सो देयर विल बी 2 predicates which must be true, that is there is one x that when paired with any pair of y p of x, y is true, ठीक है जी। नाउ फिर हम कर सकते हैं कि यू कैन फाइंड वन एलिमेंट x इन A दैट विल ऑल एलिमेंट्स y इन B, p of x, y is true. It will be false for every element x in A where A is y and B for which p of x, y is false। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन कर दूँ। इसका ये मतलब है कि y की x की एक वैल्यू के लिए y की तमाम वैल्यू का आंसर ट्रू मिलना चाहिए आपको। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि x की एक वैल्यू है 1 तो इसका मतलब है y की तमाम वैल्यू जब इस प्रेडिकेट्स के अंदर सब्स्टिट्यूट की जाए x की सिंगल वैल्यू के तो उसको ट्रू होना चाहिए, अदरवाइज वो रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। अच्छा जी, इसी तरीके से अगर दोनों जगह पर देयर एग्जिस्ट आता है तो ऑफ कोर्स कि यहाँ पर सिंपल आपके पास और के कनेक्टर अप्लाई होगा और इनमें से इस पूरी प्रोपोजिशन को ट्रू होने के लिए एटलीस्ट एक प्रोपोजिशन का ट्रू होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारी बात हो गई, ये बहुत सिंपल है, इसको आप अच्छे तरीके से स्टडी कर लीजिएगा। सिमिलरली इनकी मैंने समरी भी लिखी है
कि स्टेटमेंट अगर फॉर ऑल पी ऑफ एक्स कॉमा वाई पर अप्लाई होगा तो देन पी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज़ ट्रू फॉर एवरी पेयर एक्स कॉमा वाई। देयर इज़ अ पेयर एक्स कॉमा वाई फॉर विच पी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज़ फॉल्स। ठीक है जी, तो ये आपने जो समरी वाला पार्ट है वो आपने खुद स्टडी करना होगा। इसी तरीके से फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई पी ऑफ एक्स कॉमा वाई, इसी तरीके से देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ, जो ऊपर मैंने रिजल्ट्स लिखे हैं तो मैंने वही रिजल्ट्स जो है वो यहाँ पर लिख दिए हैं। तो ये आप इसको अच्छे तरीके से स्क्रीन को पॉज कर इसको स्टडी कर लीजिएगा। तो सिंपल सी चीज़ है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, इसी तरीके से ये है कि ट्रांसलेट दी स्टेटमेंट द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव इनटू अ लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो उसको कैसे लिखेंगे, सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, तो इट मीन फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो एंड वाई ग्रेटर देन ज़ीरो इम्प्लाइज दैट एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन ज़ीरो, जैसे कि आपको ऊपर बताया था। या इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं कि फॉर एवरी टू इंटीजर्स इफ़ दीज इंटीजर्स आर बोथ पॉजिटिव देन द सम ऑफ दीज इंटीजर इज़ पॉजिटिव। तो ये वही बात हो गई है सिंपल सी। If we consider the positive integer as a domain, then we can translate it as for all x, for all y and x plus y greater than 0। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि for every two positive integer the sum of the integer is positive। ठीक है जी, तो इसको आप इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो चूँकि सिंपल सी बात है इसलिए मैं इसको ज़रा जल्दी गो थ्रू कर रहा हूँ ताकि कम से कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ों को पढ़ सकें। ट्रांसलेट दी स्टेटमेंट एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ज़रा जल्दी से इसको रीड कर लेते हैं। फॉर एवरी रियल नंबर एक्स एक्सेप्ट ज़ीरो एक्स हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि फॉर एवरी रियल नंबर एक्स इफ़ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर वाई सच दैट एक्स इंटू वाई इज़ इक्वल टू वन। और फाइनली आप इसको लॉजिकल आर्गूमेंट में कैसे लिख सकते हैं कि फॉर ऑल एक्स एक्स इज़ नॉट, इफ़ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो विच इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट वाई, वाई मौजूद है जिसमें एक्स इंटू वाई इज़ इक्वल टू वन के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी। सिमिलरली आप जो है वो इस स्टेटमेंट को आप ट्रांसलेट करें कि ट्रांसलेट दी स्टेटमेंट फॉर ऑल एक्स सी ऑफ एक्स एंड और देयर एग्जिस्ट वाई सी ऑफ वाई एंड एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है जी, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप इसको खुद स्टडी कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये कितना समझ आया। इसको स्टडी करने के लिए क्या करना होगा, आपने स्क्रीन को पॉज करना होगा और डिटेल के साथ आपने इसको स्टडी करना होगा, क्योंकि प्रेडिकेट और प्रोपोजिशन लॉजिक से रिलेटेड जितनी सारी पॉइंट्स थे वो मैं आपके साथ डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये बेसिकली आपके पास जो है वो एक जो है वो लॉजिकल स्टेटमेंट है और आपने जो है इसकी इंग्लिश फॉर्म करनी है। ठीक है जी, और यहाँ पर बताया गया कि इसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। वेयर सी ऑफ एक्स एक्स हैज़ अ कंप्यूटर, एक्स हैज़ अ कंप्यूटर, यानी सी ऑफ एक्स का मतलब है कि एक्स हैज़ अ कंप्यूटर, और देयर सी ऑफ वाई और एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई का मतलब है कि एक्स एंड वाई आर फ्रेंड्स एंड द डोमेन फॉर बोथ एक्स एंड वाई कंसिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं सिर्फ स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप स्क्रीन को पॉज करेंगे और फिर आप सारी स्टेटमेंट को डिटेल से पढ़ेंगे। पहले आप अपना रिज़ल्ट ख़ुद निकालेंगे और फिर आप ये जो रिज़ल्ट्स सोल्यूशन मैंने लिखा है इस सोल्यूशन को डिटेल से स्टडी करेंगे और चेक करेंगे कि आपने आंसर ठीक दिया है नहीं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल यहाँ पर ये मैं लिख रहा हूँ, इस एग्जांपल को भी आपने ख़ुद करना है कि ये आपके पास एक स्टेटमेंट गिवन है और इस स्टेटमेंट को आपने अच्छे तरीके से रीड करना है। इस स्टेटमेंट के अंदर तमाम के तमाम प्रेडिकेट्स को डिफ़ाइन किया गया है यहाँ पर, तो आप इसको अच्छे से रीड कीजिएगा। फिर आप जो है वो इस स्टेटमेंट को आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो अगर आप इन केस ना कर सकें तो फिर आप इजीली स्क्रीन को स्क्रॉल कीजिएगा और जिस तरह स्टेप वाइज मैंने इसको ट्रांसलेट करके दिखाया है वो आप खुद कीजिएगा। तो चूँकि सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पर अच्छे तरीके से क्लियर कर चुका हूँ आपके लिए, तो आप इसको खुद एक्सपीरियंस कीजिएगा और अगर इन केस कोई मसला होता है तो आप मुझे बताइएगा। एंड देन हम बात कर रहे हैं ओरिजिनल स्टेटमेंट विच इज़ ट्रिपली क्वान्टिफाइड। तो बात ये है कि जब आप किसी लॉजिकल स्टेटमेंट को आप अंग्रेज़ी में चेंज करते हैं तो आप उसको स्टेप वाइज अगर आप फॉर्म करेंगे तो आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी तरीके से मैं अगेन स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा हूँ, सिर्फ स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा हूँ और आपने इसका रिज़ल्ट खुद देखना है। अच्छा जी, यहाँ पर आप स्क्रीन को फिर पॉज कर लीजिएगा। एक और आपके पास एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को भी आपने ख़ुद परफॉर्म करना है। ऑल्दो मैं इस वक्त इधर परफॉर्म कर चुका हूँ, लेकिन ट्रांसलेटिंग इंग्लिश सेंटेंस इनटू अ लॉजिकल एक्सप्रेशन, यहाँ पर आपके पास एक इंग्लिश सेंटेंस मौजूद है, आपने इसको लॉजिकल एक्सप्रेशन के अंदर ट्रांसलेट करना है। तो ये है बेसिकली इसका सोल्यूशन।
इसको आपने अच्छे तरीक़े से रीड करना है और इन केस अगर कोई पॉइंट नहीं समझ आए तो फिर मुझसे आपने इसको डिस्कस कर लेना है। लेकिन ये बहुत ही आसान है, अगर आप ऊपर वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से ग्रैब कर चुके हैं तो आप ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। तो उम्मीद है कि नेस्टेड क्वांटिफायर का जो लेक्चर है आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है। इन केस अगर किसी भी किस्म की कोई भी इशूज़ हो तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।